कुछ लोगों को ये डर रहता है कहीं तुझे हार्ट अटैक ना आ जाए या हार्ट फेल ना हो जाए, कहीं तेरी जान ना चली जाए। बहुत सारी घबराहट जैसी समस्या उसके सामने रहती है। वो कार्डियोलॉजी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी ईसीजी कराता है या इको कराता है, तो लेकिन सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। उसके बावजूद भी उसको डर रहता है, अन्य डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं होता है। यह समस्या है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक बीमारी है। इस बीमारी से विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्पण जैन मौजूद हैं, बारीकी से जानकारी देंगे। आइए सीधा इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बीमारी क्या है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर? देखिए, जैसे पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर नाम ही इसका है। पैनिक का मतलब एकदम से जल्दबाजी हो जाना, और एंजाइटी मतलब घबराहट। और ये बार बार जब ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स, तो हम इसको पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं, किस तरह से पहचाने की? क्योंकि आपने बताया कि घबराहट भी होती है इसमें, इंसान ठंडा सा भी हो जाता है। तो हार्ट फेल और हार्ट अटैक और इसमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या आप अंतर मानते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, जैसे आजकल आने वाला हम देख रहे हैं कि यंग एज में भी काफ़ी हार्ट अटैक और हार्ट की समस्या होने लगी है। तो अगर किसी को जीवन में प्रथम बार छाती में जकड़न, मुंह सूखना, घबराहट, पसीने आने जैसी समस्या हो, तो हम उसको सबसे पहले कार्डियक प्रॉब्लम के लिए ही स्क्रीन करते हैं कि कहीं वो कार्डियक प्रॉब्लम जैसे एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की शुरुआत तो नहीं है। तो लेकिन अधिकतर लोगों में क्या होता है कि जब हम कार्डियोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन उनको स्क्रीन करते हैं, उनका ईसीजी करते हैं या अन्य जांचें करते हैं, जिससे पता लगता है कि कार्डियक हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो नॉर्मल आ जाती है। लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, जैसे छाती में जकड़न होना, घबराहट होना, पसीने आना। उसको डर लगा रहता है कि कहीं मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दिन मेरे को हार्ट अटैक हो जाए, जैसे टीवी में कहीं सुन लिया या रिश्तेदार में कहीं सुन लिया। तो वो हमेशा इस संशय में और भय में बना रहता है कि कभी उसको हार्ट की बीमारी से उसकी मृत्यु ना हो जाए या फिर उसके लिए साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो इसी प्रकार से हम लोग यही कहते हैं कि जब अगर समस्या हो, सबसे पहले हम स्क्रीन करा लें, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर वो डॉक्टर बता रहा है नॉर्मल है, तो वो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। छाती में घबराहट आपने बताया होती है और जकड़न होती है, तो कैसे, इसके अलावा क्या संकेत और होते हैं पैनिक इस बीमारी के? देखिए, जनरली जिन लोगों को पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उन लोगों को पहले भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंजाइटी या घबराहट की प्रॉब्लम या कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम या फिर काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना या फिर किसी न किसी प्रकार के नशे की लत की समस्या हो सकती है। अगर हम कारणों की बात करें तो अ, जो टाइम बाउंड जॉब करते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के साथ जिनको अपना काम पूरा करना होता है, मल्टीटास्किंग में जो लोग काम करते हैं, बहुत सारे काम बैक टू बैक करने होते हैं, या फिर जो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम में, एक बहुत ही डिसिप्लिन सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, तो वो लोगों को थोड़ी एंग्जाइटी होने के चांसेस बढ़ ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग एंग्जाइटी को कवर करने के लिए शराब का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ लोग भांग का प्रयोग करते हैं, जैसे जॉइंट वीड कहते हैं। तो ये सारे कारक जो हैं वो इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर के उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। तो इसके बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर इस बीमारी से कोई ग्रसित है तो वो अपना कैसे बचाव करे, कैसे उसका इलाज आप करते हैं और कितना लंबा उसका इलाज किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो बेहतर ये है कि हम अपनी दिनचर्या और लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस करें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस की तरफ, बुरे स्ट्रेस की तरफ ना लेके जाएं। अगर हमारे कार्य में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग है तो उसको ऑर्गेनाइज करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर यानी कि अपने साथियों के साथ काम बांट के रखें, लिख कर या फिर सूचीबद्ध तरीके से अपना कार्य करें, जिससे कि काम जो है हमारे ऊपर बहुत प्रेशर ना क्रिएट करे। और अगर हमें फिर भी कोई समस्या महसूस हो रही है तो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से या किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से संपर्क करें, उसके बारे में सलाह लें। शराब या फिर ओवर द काउंटर जो ड्रग दवाइयाँ मिल जाती हैं, उनका प्रयोग करके अपनी बीमारी को ना दबाएं। और अगर लगता है कि वो एक बीमारी का रूप ले चुकी है, आपके सारे प्रयासों के बाद भी वो समस्याएं आपकी दिनचर्या को परेशान कर रही हैं, और डॉक्टर कहता है कि ये आपको एंग्जाइटी की बीमारी बन गई है, तो उसका इलाज ले लें। इसका इलाज लगभग लगभग इंसान को 100% सिम्टम फ्री कर देता है। समय लगता है, 3 से 6 महीने लगते हैं। अधिकांश से पेशेंट 3 महीने में लगभग लगभग पूर्णतः रिलीफ महसूस करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लंबा चलाना पड़ता है, क्योंकि एंग्जाइटी की प्रॉब्लम जो है बार बार वापस आने वाली होती है। मान लो हमने ट्रीटमेंट चलाया और वो दवाई बीच में छोड़ दी, तो पेशेंट को लगेगा कि मैं वैसा का वैसा हो गया। तो न्यूनतम 3 महीने में इसमें रेस्पॉन्स आता है, और 6 महीने से 9 महीने तक ट्रीटमेंट लगातार चलाया जाता है। दवा के साथ साथ इसमें काउंसलिंग, रिलैक्सेशन थेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि जो एक प्रकार की स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी होती है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देते हैं, उनकी आवश्यकता होती है।
लगभग लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, उल्टा पेशेंट ठीक होने के बाद दूसरे मरीजों को लेकर आते हैं कि भाई वो पेशेंट बहुत भटक रहा था, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया था लेकिन उसको सही निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो ये पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है और इंसान अपने जीवन में, करियर में बहुत आगे बढ़ जाता है जब वो ठीक हो जाता है। आपने एक्सरसाइज की बात की, कौन कौन सी एक्सरसाइज इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए सक्षम है? देखिए, वैसे तो जितनी भी प्रकार की हम का एक्सरसाइज करते हैं, वो चाहे हम सेल्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो या जिम से रिलेटेड एक्सरसाइज हो, वो हमारे माइंड को रिलैक्स तो करती हैं। लेकिन जिन एक्सरसाइज की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा मेडिटेशन, जिसको योग या योगा भी बोलते हैं लोग, इनका अगर हम प्रयोग कर सकें, कोई हमें अच्छे से सिखा सके और हम इतना समय निकाल पाए, तो वो एंग्जाइटी को कम करने में जरूर सहायक होता है। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, तब इस प्रकार के प्रयास हमें कुछ मिनटों का तो रिलैक्सेशन देते हैं लेकिन हमारी बीमारी को सॉल्व नहीं कर पाते। उसके लिए हमें प्रोफेशनल सलाह की जरूरत पड़ती है। तो क्या लोगों के मन में एक सवाल रहता है, जैसे कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या इसमें जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो इसमें भी क्या परहेज की लोगों को आवश्यकता होती है या नहीं होती है? जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ऐसा है, परहेज अगर हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे तो हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, छाती में जलन, छाती में भराव की प्रॉब्लम होती है और कई बार हमने देखा कि पैनिक अटैक उससे हो जाता है। पेशेंट को लगता है कि यहाँ पर भराव है, ठहराव है, जलन हो रही है और मुझे शायद ये सिम्टम्स बन रहे हैं, तो वो उससे भी पैनिक अटैक हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको पैनिक अटैक की समस्या है या फिर एंग्जाइटी की समस्या है, नियमित खाने में अपने बदलाव करें। रात्रि में सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले तक ही अपना डिनर कर लें। मिर्च मसाले वाली चीज़ें हो सके तो कम खावें और इसके अलावा पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा और शराब, इनके प्रयोग से बचें। मैंने पहले भी बताया कि शराब से हमारे सिम्टम्स कुछ समय के लिए हमें ठीक लगते हैं कि हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन वो हमारी बीमारी को बढ़ाता है। तो किसी भी प्रकार के व्यसन है जैसे, उनसे दूर रहें। और अंत में मैंने शुरू में जैसे बताया था, अंत में एक बात और बताऊंगा कि ये जैसे बहुत यूथ के अंदर, यंग बच्चों के अंदर कैनाबिस, जिसको हम सामान्य भाषा में भांग बोलते हैं, इसका प्रयोग बड़ा प्रचलन में आ रहा है। तो वो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करने का बहुत प्रोमिनेंट कारण है। मैं यूथ से ये कहूंगा कि वो इस प्रकार के नशे से बिल्कुल दूर रहे। अच्छा, जैसे हार्ट अटैक की एक लिमिट होती है, तो क्या पैनिक अटैक की भी कोई लिमिट होती है या अनलिमिटेड बार हो जाए तो कोई उसको उसके मतलब वो जानलेवा नहीं होगा उसके लिए? देखिए, हार्ट अटैक तो क्योंकि हमारे जो हृदय को खून का दौरा पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं, उनमें ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक यानी कि छाती का दर्द और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की समस्या होती है। तो उसमें अगर वो बार बार होता है तो क्षतिग्रस्त होता चला जाता है हमारा हार्ट। और नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स के बाद हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत डाउन हो जाती है, जो हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। क्योंकि पैनिक अटैक एक दिमाग और हमारे हार्ट की गति से संबंधित एक डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो बार बार एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अटैक होने से हमारी बीमारी जरूर गाढ़ी हो जाती है, यानी कि उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीवन का खतरा पैनिक अटैक्स के आने से, सिर्फ पैनिक अटैक के आने से जीवन का खतरा हो, जान का खतरा हो, ऐसा नहीं होता। ये जान का खतरा ये नहीं लेकर आते, ना ही ये हार्ट अटैक के कारण को बढ़ाते। मतलब पैनिक अटैक जो है हार्ट अटैक की समस्या को नहीं बढ़ाता, लेकिन कॉम्प्लिकेट जरूर करता है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट को बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसके घर वालों का को भी लगने लगता है कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, वो अपना रूटीन में काम नहीं कर पाते, उस पेशेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो ऐसा पेशेंट अकेला खुद रहना भी नहीं चाहता। क्योंकि पैनिक अटैक के साथ एक अगोराफोबिया और क्लोस्ट्रोफोबिया नाम की बीमारी भी होती है, जिसमें इंसान भीड़ में, बंद जगह में, लिफ्ट में या कमरे में भी नहीं रुक पाता और वो चाहता है कोई ना कोई मेरे साथ रहे। तो हाँ, इसकी वजह से दूसरी समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन हाँ, पैनिक अटैक हार्ट अटैक की तरफ लेके जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे आपने एक बात की कि जैसे कोई व्यक्ति भीड़ में होता है या कहीं उसको बंद जगह में अकेला बाहर से गेट लगा दिया जाए तो उसको लगता है, वो एक परेशान सा हो जाता है। लिफ्ट में बंद हो जाए, लिफ्ट अगर अचानक बंद हो जाए और उसमें बंद रह जाए तो उसमें उसको डर रहता है कि तेरी जान ना चली जाए, तुझे कोई बड़ी समस्या ना हो जाए। तो क्या उसको समस्या हो सकती है उस वक्त या नहीं हो सकती है? जी, वैसे तो देखिए, ऐसी स्थिति में घबरा तो हर कोई जाता है, चाहे हम भी हों। लेकिन जिनको पैनिक अटैक होने के चांसेस होते हैं, वो उनकी घबराहट बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब जितनी प्रॉब्लम है उससे बहुत ज्यादा। वो लोग बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि शायद उनको हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे। चिल्लाने लगते हैं, थपथपाने लगते हैं, दूसरों को बुलाने लगते हैं। तो जो पैनिक एंजाइटी की जो घबराहट होती है वो सामान्य घबराहट से बहुत ज्यादा होती है। तो यस, ऐसी स्थिति में पैनिक अटैक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं।
ये थे हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्पण जैन। इन्होंने पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर बीमारी के बारे में हमें विस्तार से बताया और आपने सुना ही है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो मुजफ्फरनगर शहर के महावीर चौक पर इनका क्लिनिक है, आकर दिखा सकते हैं और अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।